कल का हम लोग पढ़े हैं श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। अगला है मिश्रित क्रम संयोजन। ये श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों क्रम में रहेंगे। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो मिश्रित क्रम में क्या रहता है, दोनों रहता है। देखो ये लाइन से है, एक एक श्रेणी क्रम में है, ठीक है, और इसके बाद एक एक क्या है, समांतर क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में भी है और समांतर क्रम में भी है। तो ये मिश्रित क्रम संयोजन मतलब हम लोग इसको यहाँ से यहाँ तक को पूरा ये वाला लिख सकते हैं हम लोग n बार। कितना बार ये जा रहा है, n बार। अब ये ऊपर से नीचे आ रही है इस तरह से, यहाँ से देखो ये वाला कौन सा क्रम हुआ, श्रेणी क्रम। एक एक सब जो है ये सब श्रेणी क्रम में जुड़ता रहेगा, और ये एक एक ऐसे लाइन से देखेंगे तो कौन सा क्रम में है, वो समांतर क्रम में। तो दोनों मिलाकर कौन सा क्रम हो गया, मिश्रित क्रम। तो यहाँ पर एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 3 कहाँ तक हो गया, एप्सिलॉन n तक। ये क्या है, एप्सिलॉन जो है विद्युत वाहक बल, और ये R1, R2, R3 क्या हो गया, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब ये n बार, ये भी n बार, ये सब कितने बार जाएगा, n बार। और जो ये रिपीट, ये एक लाइन से कितने बार जा रहा है, ये n बार, और ये रिपीट हो रहा है ना। अब ये भी तो रिपीट हो रहा है क्या, ये वाला होगा आपका m बार। देखो यहाँ पर ये जो लाइन से जा रहा है ये क्या है, n बार है, ठीक है। इधर जो लाइन से जा रहा है क्या है, n बार। लेकिन ये ऐसे कर भी के भी तो रिपीट हो रहा है ना, ये वाला, फिर ये ऐसे करके ये वाला क्या हो जाएगा, m बार। ऐसे समझ में, इस तरह से जा रहा है ये, तो कितने हैं ये, n बार। ये वाला भी n बार, सब कितने हैं, n बार। लेकिन ऐसे भी तो रिपीट हो रहा है ये, तो ये ऐसे रिपीट हो रहा है, तो ये कितने बार हो गए, ये m बार। ठीक, इधर से ये n बार हो गया और इधर क्या हो गया, ये m बार। ठीक है, अब यहाँ पर ये मिश्रित क्रम संयोजन मतलब सेल का आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम दोनों में होते हैं। आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम दोनों में जुड़े होते हैं। कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, कुल विद्युत वाहक बल ये एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 3 कहां तक है, n तक है। तो कुल विद्युत वाहक बल क्या हो गया, n एप्सिलॉन, क्या हो जाएगा, n एप्सिलॉन। ठीक है, उसके बाद वहां पर इसमें देखेंगे कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में बताओ, n r, मतलब श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 Rn तक, तो उसको क्या लिखते हैं हम लोग, nr। ठीक, तो सीधा सीधा लिख रहे हैं, इसको कल का बना चुके हैं। तो कुल विद्युत वाहक बल क्या हो गया, n एप्सिलॉन, और आंतरिक प्रतिरोध क्या हो गया, nr। कब की स्थिति पर है ये, अभी श्रेणी क्रम की बात हो रही है। ठीक है, ये एक एक लाइन की बात हो रही है। ठीक, अब उसके बाद इसको देखेंगे समांतर क्रम में, ये कब की स्थिति में है, ये श्रेणी क्रम में। अब समांतर क्रम में देखो, समांतर क्रम में क्या होता है, जो विद्युत वाहक बल रहती है वो क्या होती है, सेम ही रहती है। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल जो है ये वाला n एप्सिलॉन, इसका भी होगा, इसका भी n एप्सिलॉन, सबका क्या हो जाएगा, n एप्सिलॉन। विद्युत वाहक बल क्या होती है, सबका सेम रहती है समांतर क्रम में। अब उसमें हम लोगों का ये होगा तो सिर्फ क्या हो जाएगा, प्रतिरोध। तो समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला क्या आता है, प्रतिरोध का 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 ऐसे करके होते जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 1/r डैश, ठीक है, तो 1/r डैश। अब ये एक एक जुड़ते गया, तो अब ये समांतर क्रम में इसका समांतर ये है, इसका समांतर ऐसे करके समांतर है ना, एक एक का क्या है, वो समांतर है। तो एक एक का समांतर है, मतलब हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से बनाते जाते हैं ना, समांतर क्रम में जुड़ता है। तो अब ये इस तरह से ये जुड़ते गए, तो ये पूरा एक कितना, फिर ये कितना, फिर एक कितना, तो ये एक कितना का ये हम लोगों का आंतरिक प्रतिरोध कितना आया है, nr। कितना आया है, nr। इसका भी कितना होगा, nr, इसका भी nr। सबका उतना ही होते जाएगा ना, n तक है तो सबका क्या होते जाएगा, nr तक। तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या आता है, 1/r इक्वल में 1/r1 प्लस 1/r2 ऐसे करके होते जाता है। तो सबका योग करने से ये क्या आ रहा है, nr। तो ये हो जाएगा 1/nr प्लस 1/nr प्लस 1/nr डैश डैश डैश, कहाँ तक, कितने तक है ये, m बार, कितने तक है ये, m तक। तो ये हो जाएगा m/nr। ठीक है, m तक है इसलिए m/nr।
आया समझ में? ये एन आर कहाँ से आया? ये सब एक एक का क्या है? एन आर है, इसका भी एन आर, इसका भी एन आर, सबका बनते गया श्रेणी क्रम में। अब ये जो श्रेणी क्रम है आपस में कौन से क्रम में जुड़ा हुआ है? समांतर क्रम में। तो 1 में एन आर, 1 में एन आर करते करते गया कहाँ तक हो? एम तक। कहाँ तक है? एम तक। तो ये हो जाएगा एम अपान में एन आर। लास्ट में ये एम बार तक है, इसीलिए इसको यहाँ तक, मतलब ये क्या होता था, जैसे उसमें हम लोग जोड़े 1/r' इक्वल में लिखे 1 में r1 प्लस 1 में r2 प्लस 1 में r3 ऐसे करके, तो 1 में rn, तो उसको क्या लिखे थे हम लोग? n में r। तो इसी तरह से पहले से लिखा गया है 1 में nr, 1 में nr ऐसे करके। तो इसका मतलब ये कितने बार है? ये ऐसे करके इसको लिख सकते हैं, कितने बार है ये? m बार। ठीक है, ये इस तरह से लिखो या इस तरह से। अब इसको सीधा सीधा ये कितने बार है? ये m बार। तो ये क्या हो जाएगा? m अपान में क्या हो गया? ये nr। तो ये m बार है, इसीलिए इसको यहीं पर ही लिखना। ठीक, मतलब ये लास्ट योग करके दर्शा रहा है कितने बार हो गया है? m तक। तो ये m अपान में क्या हो जाएगा? nr। ठीक है, अब उसके बाद r डैश का मान निकालेंगे तो nr अपान में क्या हो गया? m। इतना हो गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है? जैसे सब में निकालते आए हैं, क्या निकाल रहे हैं? विद्युत धारा। यहाँ पर ये m बार तक गया है, इसलिए m अपान में nr। ठीक है, वही जो है रिपीट हो रहा है, कहाँ तक गया है? m तक। तो m अपान में क्या हो गया? nr। अब क्या निकालते हैं? ओम के नियम से। ओम के नियम से क्या हो जाएगा? I इक्वल में कुल, I इक्वल में v अपान में r होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कुल विद्युत वाहक बल अपान में कुल प्रतिरोध। तो कुल विद्युत वाहक बल क्या है? एन एप्सिलॉन है। प्रतिरोध में क्या होता है? एक आंतरिक प्रतिरोध और एक बाह्य प्रतिरोध। तो बाह्य प्रतिरोध क्या है? आर। आंतरिक प्रतिरोध हम लोगों का कितना आ गया? एन आर अपान में एम। ठीक है, ये हो गया। तो आई इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका? ये हो गया एन एप्सिलॉन, और ये हो जाएगा क्या? एम आर प्लस एन आर अपान में एम। ठीक है, अब ये आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम कहाँ जाएगा? ऊपर में। तो क्या हो जाएगा? एम एन ई, एम एन एप्सिलॉन, और उसके बाद क्या आ गया? ये एम आर एन आर हो गया। देखो, मिश्रित क्रम संयोजन में क्या रहता है? श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाता है। हम लोग कल का जो बनाए उसमें एक श्रेणी क्रम का ही देखे थे, उसके बाद एक समांतर क्रम का ही देखे थे। मिश्रित क्रम में दोनों को जोड़ दिया गया है, श्रेणी क्रम को भी और समांतर क्रम को भी। तो श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा? यहाँ पर कितना जुड़ा हुआ है? n, मतलब यहाँ पर r1 r2 r3 कहाँ तक है? ये rn तक। ठीक है, और उसके बाद ये सब जो है n तक जुड़ा हुआ है, और ऐसे रिपीट करेंगे तो कितने बार में जुड़ा हुआ है? ये m बार। ठीक है, तो ये श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कुल विद्युत वाहक बल क्या हो गया? n एप्सिलॉन, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 कहाँ तक है? एप्सिलॉन n तक। तो क्या हो जाएगा? विद्युत वाहक बल n एप्सिलॉन। कुल आंतरिक प्रतिरोध तो r1 r2 r3 कहाँ तक है? वो rn तक। तो ये कहाँ तक हो गया? nr। समांतर क्रम में क्या होता है हम लोगों का फार्मूला? 1/r इक्वल में 1/r1 प्लस 1 r2, जितना रहेगा सबका होगा। तो ये क्या है? सब nr, सब nr, सब उतना ही है। कहाँ तक है? वो m बार तक। तो m अपान में nr। तो यहाँ पर इसका मान क्या आ जाएगा? m अपान में nr। मान किसका निकालेंगे? r डैश का। तो r डैश का क्या आ गया? nr अपान में m। अब ओम के नियम से I इक्वल में क्या होता है? v अपान में r। और यहाँ पर विभवांतर के जगह पर क्या है? विद्युत वाहक बल। किससे प्रदर्शित करते हैं? एप्सिलॉन से। और यहाँ पर कुल विद्युत वाहक बल क्या है? n एप्सिलॉन। कुल प्रतिरोध में बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। तो बाह्य प्रतिरोध में क्या हो गया? कैपिटल R, और आंतरिक प्रतिरोध में हम लोगों का क्या आ गया? r डैश। r डैश का मान क्या है? nr अपान में m। इसको m को तिरछा गुणा करेंगे, और ये जो नीचे कहाँ चला गया? ऊपर। तो I इक्वल में क्या आ गया? m n एप्सिलॉन अपान में m r प्लस n r। ऐसे समझ में? देखो, किरचॉफ या किरचॉफ का नियम, किसी में किरचॉफ लिखा है, किसी में किरचॉफ लिखा है, दोनों वही है, कोई अंतर नहीं है ना। चलो इधर ध्यान दो। प्रथम नियम क्या होता है? किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का योग क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का योग क्या होता है? शून्य होता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि ये क्या है? संधि है।
इस संधि पर ये विद्युत धारा क्या हो रही है, आ रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, ऐसे करके होते जाता है। ये एक आ रही है तो एक धारा जा रही है, ऐसे करके एक ये वाला अंदर आ रही है, ये बाहर जा रही है, अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। इसको I1, I2, I3, I4 और भी हो सकता है ना। ये संधि, एक संधि पर मिलेंगे धारा, तो धारा अंदर आएगी, बाहर जाएगी, अंदर आएगी, बाहर जाएगी, ऐसे करके होते जाएगा। तो जो अंदर आते हो क्या होता है प्लस, और जो बाहर जाती हो क्या होता है माइनस। अब इसमें किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का योग, तो यहाँ पर समस्त विद्युत धारा, तो यहाँ पर हम लोग कितना लिए, 4 लिए हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, ठीक है। इक्वल में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये I1 क्या हो रही है, आ रही है, तो आ रही है तो क्या हो जाएगा प्लस, जा रही है वो वाला क्या हो जाएगा माइनस, आ रही हो क्या होगा प्लस, और जा रही हो क्या हो जाएगा माइनस। इस तरह से इक्वल में क्या हो जाता है 0। बस ये नियम है, किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का योग क्या होता है, 0 होता है। तो आने वाला प्लस और जाने वाला माइनस, तो दोनों बराबर मात्रा में, तो प्लस माइनस कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक, तो इसके 2 नियम है और दोनों नियम यूज होगा व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत, ठीक है, जो व्यंजक इंपॉर्टेंट है। अब ये नियम दोनों यूज होगा उसमें, ये नियम भी आए समझ में। द्वितीय नियम क्या होता है, किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद पास या लूप में समस्त विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग उस बंद लूप में प्रवाहित धारा तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बीजगणितीय योग, तो आप लोगों को पहले और मैं बता चुकी हूँ, बीजगणितीय योग और सदिश योग दोनों में अंतर है। बीजगणित किसको बोलते हैं, जो चर और अचर दोनों को मिलाकर बनता है वो क्या है, बीजगणित। तो जो आप लोग बीजगणित का नियम लागू करते हो ना, जैसे 3x² प्लस 4x प्लस 3x, जो भी इसको जोड़ोगे जिस नियम से, प्लस माइनस जैसे भी, जो गणित का जो नॉर्मल रूल लगता है वैसी है ना। सदिश में क्या होता है, वो दिशा पर डिपेंड करता है, और बीजगणित जो है सिर्फ क्या करेगा, मान पर ही, उसके परिणाम पर ही डिपेंड करेगा। तो दोनों में अंतर होता है, इसीलिए फिजिक्स में स्पेशल लिखा जाता है कि सदिश योग के बराबर होती है, बीजगणितीय योग के बराबर होती है, कह के, ठीक है। इसमें इसको एकदम ये लिखा जाता है। तो यहाँ पर बीजगणितीय योग मतलब जो हम लोग गणित का नियम लागू करते हैं ना, प्लस माइनस, उसमें दिशा निर्धारित नहीं होती, तो या इसमें सिंपल जैसे जोड़ते हैं वैसे ही होगा। तो ये किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद पास, देखो चित्र के द्वारा, इसको हटा देना यार। देखो, किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद लूप का मतलब ये एक, इस तरह से एक चक्र लगाएगा, ठीक है, एक चक्र लगाएगा। इधर ध्यान दो, बंद लूप का मतलब कोई सा भी रहेगा इलेक्ट्रॉन जो गति कर, मतलब एक चक्कर लगा रहा है, जितना वो क्या कहलाएगा, बंद लूप। मतलब ये ए से शुरू किया है और ये चक्कर लगाकर वापस वो कहाँ पर आएगा, ए पर, वो बंद लूप है, या बंद क्या है, पास बोलेंगे उसको, पास या लूप एक ही शब्द है, ठीक है। अब इसमें विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग, बंद लूप में जितना भी जो विद्युत वाहक बल रहता है उसका बीजगणितीय योग करेंगे तो उस बंद लूप में प्रवाहित धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। अब इसको देखो, फिर उसको समझना। यहाँ पर क्या है, ये एक बंद लूप बन रहा है हम लोगों का ABCDA। देखो बंद लूप क्या बना, ABCDA, इसमें देखना है ABCDA। देखो ABCDA, ये जो दोनों नियम है उससे बनेगा व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत का व्यंजक, ठीक है, दोनों नियम को लगाकर। तो ABCDA, ये एक बंद लूप बन गया, एक चक्र हो गया ना।
ए से शुरू हुआ और फिर ये इसमें आ गया, ये वाला इसका टोटल को दर्शा रहा है, इन दोनों को मिलाकर इसका क्या है, ये योग को दर्शा रहा है। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर इसका योग होगा। तो पहले हम लोगों का बंद लूप क्या है, ए बी सी डी ए, एक बंद लूप बन गया। अब इस बंद लूप में विद्युत वाहक बल कौन सा है, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2, प्रतिरोध क्या है R1 और R2, और इसमें प्रवाहित धारा क्या है I1 है, और इसका प्रवाहित धारा क्या है I2 है, दोनों का। अब इसमें यहाँ पर होता क्या है कि इसमें जो माइनस से प्लस की ओर आएगी, इसका नियम है ना, जो धारा जो है यहाँ पर क्या हो जाएगी, माइनस से प्लस की ओर आ रही है, उसको लिखेंगे हम लोग धनात्मक। जो एरो का निशान है वो माइनस से प्लस की ओर आएगी, उसका विद्युत वाहक बल क्या होगा, धनात्मक होगा। और उसका जो ये क्या है, विद्युत वाहक बल। ठीक है, ये कहने को ये क्या कह रहा है कि इसका विद्युत इसको किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद लूप, तो ये बंद लूप हो गया विद्युत वाहक बल का बीजगणित योग। तो कितना विद्युत वाहक बल है, एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2। ठीक, तो इसका बीजगणित योग मतलब क्या हो गया, वो प्लस हो गया। उसके बाद इसमें उस बंद लूप में प्रवाहित धारा, तो धारा क्या क्या है I1 और I2, उसका संगत प्रतिरोध, I1 का प्रतिरोध क्या है R1 और I2 का प्रतिरोध क्या है R2। तो संगत प्रतिरोध का गुणनफल मतलब I1 R1 प्लस I2 R2। ठीक है, संगत प्रवाहित धारा तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफल, तो दोनों के बीच में क्या रहेगा, गुणा के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। ठीक है, ये नियम क्या कह रहा है कि इसमें कुल विद्युत वाहक बल, तो कुल विद्युत वाहक बल इसमें कितना हुआ, एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2। इसको लिखना नहीं ना, ये चिन्ह भी अलग होगा, इसको सिर्फ ये परिभाषा समझा रही, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2। ठीक, तो ये दो विद्युत वाहक बल है, तिनका योग हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा क्या क्या है I1 और I2। संगत प्रतिरोध, तो I1 का संगत प्रतिरोध क्या है R1, I2 का संगत प्रतिरोध क्या है R2। गुणनफल, तो गुणनफल मतलब I1 R1 इंटू I2 R2, ऐसे समझ में। का बीजगणितीय योग, तो योग मतलब क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, समझे इसको डेफिनेशन को। इसमें बंद परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल, तो जितना विद्युत वाहक बल रहेगा उनका क्या होगा, योग। उसके बाद उसमें प्रवाहित धारा, तो प्रवाहित धारा के संगत प्रतिरोध, तो I1 का R1 I2 का R2, गुणनफल है मतलब इसके बीच में किसका निशान है, गुणा का बीजगणितीय योग, योग मतलब क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक, इतना ये रहेगा। अब लेकिन अब चिन्ह में अंतर होगा, क्या बोली मैं कि जो ऋणात्मक से धनात्मक आती है धारा, वो क्या होती है, प्लस में। ठीक है, माइनस से प्लस की तरफ जो धारा बहती है वो क्या हो जाएगी, प्लस में, और प्लस से माइनस जाएगी वो क्या हो जाएगी, माइनस। यहाँ पर इसको ये करना है, ऋणात्मक से धनात्मक जाएगी, ऋणात्मक से कहा जाएगी, ये धनात्मक। तो ये क्या हो जाएगी, ऋणात्मक से धनात्मक जाएगी, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस। और धनात्मक से ऋणात्मक, धनात्मक से ऋणात्मक जाएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अब देखो ये कहाँ की बात हो रही है, A B C D A ऐसे करके चक्र बना। ठीक है, इसमें एरो को ही ध्यान देना है ना, एरो कैसे जा रही है, तो ये A B C D A, तो ये वाला पहला का देखो, ये माइनस से प्लस में आ रही है, हम लोग ऐसे करके जाएंगे ना, तो ये कैसे आ रही है, माइनस से प्लस। तो ये वाला माइनस से, तो एप्सिलॉन 1 किस में होगा, प्लस में। A B C D A आया, तो एरो का निशान सही है ना, कहां से, माइनस से प्लस की ओर, तो एप्सिलॉन 1 किस में रहेगा, प्लस में। और उसके जो संगत यहाँ पर ये धारा इसमें क्या है I1, और इसका संगत प्रतिरोध क्या है R1, ये भी किस में रहेगा, प्लस में। ठीक है, ऐसा समझ में, ये इस तरह से ऐसे जा रहे हैं, तो ये माइनस से प्लस में आया, ये किस में होगा, प्लस में, क्योंकि ऋणात्मक से धनात्मक तो क्या होती है, प्लस। अब इसको देखो, ये हम लोग ऐसे करके जा रहे हैं, ये एरो का तो निशान ये दर्शा रहा है कि ये दोनों, ये किसको दर्शा रहा है, कुल योग को। तो कुल योग को मतलब इसका इसमें आ रहा है और इसका इसमें आ रहा है, इसको दर्शा रहा है ये एरो। ठीक है, लेकिन हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, बंद लूप की। तो बंद लूप में धारा कैसे जाती है, A B C D A, ये एक बंद लूप बना, उसमें देखना है। तो A B से C, तो ये इसकी दिशा कैसे होगी, प्लस से माइनस, तो प्लस से माइनस हो गई, तो एप्सिलॉन 2 किस में आएगा, माइनस में, और इसका संगत ये प्रतिरोध और धारा किस में आएगा, माइनस में। ऐसा समझ में, ये नीचे वाला ये एरो क्या दर्शा रही है कि ये धारा इसमें आ रही है और ये धारा इसमें आ रही है, और ये दोनों को मिलाकर हो रहा है,
इसको दर्शा रही है ना, ये कुल को योग को दर्शा रहा है, ये इसमें आएगी और ये इसमें आएगी, इस एरो का मतलब यही है, ठीक है। लेकिन इसके बाद हम लोगों को ये नियम को देखना है, किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद पास या लूप में कुल विद्युत वाहक बल, तो कुल विद्युत वाहक बल क्या क्या है, एप्सिलॉन 1 है और एप्सिलॉन 2 है। अब इसकी जो देखना है कि प्लस होगा कि माइनस होगा, ऋणात्मक से धनात्मक जाते हैं तो क्या होता है प्लस, और धनात्मक से ऋणात्मक तो क्या हो जाएगा माइनस। तो हम लोग बंद लूप की बात कर रहे हैं, कहां से कहां जा रहा है, ए बी सी डी ए, तो ये माइनस से क्या आ रहा है प्लस, तो एप्सिलॉन 1 किसमें होगा, एप्सिलॉन 1 किसमें हो गया प्लस में, और उसका संगत प्रतिरोध और ये धारा इसमें क्या हो जाएगा I1 R1 भी क्या हो जाएगा प्लस में, आया समझ में। अब इसी को हम लोग ऐसे करके एक चक्र तो लगाना है ऐसे करके, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, ये दिशा बदल गया ना, ये प्लस से किसमें हो गया माइनस में, तो प्लस से माइनस में हो गया तो किसमें रहेगा माइनस में, तो एप्सिलॉन 2 क्या हो जाएगा माइनस में, और उसका धारा और प्रतिरोध भी किसमें होगा माइनस में, आया समझ में। इसमें एरो ही मायने रखता है ना, एरो सही मतलब ये जो आप जा रहे हो ना, जो दिशा है ये सही सही होना चाहिए, वो मायने रखता है। और ये एरो को मत बोलना, ये एरो ये दर्शा रहा है कि इन दोनों का योग जो परिपथ बना हुआ है। अब ये मत बोलना कि ये एरो इधर दिखा रहा है क्या कि, लेकिन हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, बंद लूप की, तो बंद लूप ए बी सी डी ए ऐसे करके, और आप लोग को चेंज करोगे तो ये बदल जाएगा, आए समझ में। चालक का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन ने एक सिद्धांत दिया, उसे व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कहते हैं, लेकिन नॉर्मल इतना नहीं लिखना है, वो बेचारे ने पूरा बताया अभी। देखो यहाँ पर ये व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, इसमें कितने प्रतिरोध हैं 4, कितने प्रतिरोध हैं 4 है, तो 4 प्रतिरोध कैसे जुड़े हुए चतुर्भुज के, कैसे दिख रहा है आकृति चतुर्भुज जैसे दिख रहा है ना, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, तो इस चतुर्भुज में 4 क्या है प्रतिरोध है, पी क्यू आर एस, 4 क्या हो गया प्रतिरोध हो गया, तो ये 4 प्रतिरोध है। अब इसमें क्या होता है, एरो का निशान जो है सही सही लगना चाहिए, कल इसका व्यंजक बनाएंगे ना, सिर्फ आज इसमें सिद्धांत बस देखेंगे, तो सिद्धांत अलग आता है व्यंजक अलग, कोई सभी एक आएगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें चतुर्भुज में किसको जोड़ दिया जाता है, चारों प्रतिरोध को, चतुर्भुज है मतलब 4 भुजा रहेगी, और चारों भुजा में क्या जुड़ा है, एक एक प्रतिरोध, ए बी सी डी क्या है चतुर्भुज है, और पी क्यू आर एस क्या है प्रतिरोध है, तो इसमें 4 भुजा में 4 प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। अब इसमें विकर्ण, अब इस तरह से यहाँ पर ये क्या बना है विकर्ण, ये हम लोगों का इस तरह से होता है ना चतुर्भुज का, ये क्या होता है विकर्ण, तो ये एक विकर्ण बना है बीडी, इस विकर्ण में जी धारामापी और K1 क्या है कुंजी है, जी धारामापी और K1 क्या है कुंजी है। दूसरा विकर्ण ये बनेगा AC, तो इसी विकर्ण को यहाँ पर बना दिए हैं, ठीक है। तो दूसरे विकर्ण में E बैटरी और K2 क्या है कुंजी है, ठीक है। पहले विकर्ण में क्या है जी धारामापी और K1 कुंजी है, दूसरा विकर्ण AC बनेगा ना, उसी विकर्ण को यहाँ पर बनाया गया है, तो क्या है E बैटरी और K2 क्या है कुंजी है, ठीक। तो चारों प्रतिरोध को किसमें जोड़ दिया गया है, चतुर्भुज की 4 भुजा में, चतुर्भुज क्या है A B C D, और 4 प्रतिरोध क्या है P Q R S। पहले विकर्ण में क्या जुड़ा है धारामापी G और कुंजी K1, दूसरे विकर्ण AC में क्या जुड़ा हुआ है बैटरी और K2 कुंजी जुड़ा है। तो इसमें होता क्या है, इसको चारों प्रतिरोध को ऐसे समायोजित करना है कि ये जो धारामापी में जो विक्षेप हो क्या हो जीरो हो, धारामापी में कोई विक्षेप ना हो, उसको ऐसे समायोजित करके जोड़ना है कि धारामापी में क्या हो कोई भी विक्षेप ना हो, मतलब वो कैसी स्थिति पर हो संतुलन की स्थिति पर। जैसे कि विक्षेप का मतलब यहाँ पर क्या है चुंबक, ये क्या है एक चुंबकीय सुई है, ठीक है। अब चुंबकीय सुई यहाँ पर है, ये इस तरह से रहती है, लेकिन इसके पास में चुंबक लाएंगे तो ये घूमेगा कि नहीं, ये क्या हो जाएगा चुंबक क्या हो जाएगा घूम जाएगा। तो पहले यहाँ पर था, अब ये घूम कर क्या हो गया इतना डिग्री के एंगल पर आ गया, तो इसमें क्या हुआ विक्षेप हुआ। अब आप लोग जैसे कोई सामान बिगड़ता है तो बनवाने के लिए जाते हैं तो वहां पर लगा रहता है अमीटर, ए लिखा रहता है ना, ए और भी, ए जो है अमीटर का रहता है जिसमें धारा चेक करते हैं, और भी लिखा रहता है वो वोल्ट मीटर का। आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक वाला सामान खराब हो गया तो जाओगे तो पहले चेक करके देखते हैं कि नहीं देखते हैं, तो अगर उसमें कोई सभी धारा नहीं जा रहा है, वो काम नहीं कर रहा है, तो वहां पर धारा का मान क्या होता है जीरो, मतलब ये इस तरह से गोल रहता है, ऐसे संकेतक रहता है जिसमें एक कांटा बताते रहते हैं, घूमते रहता है ना, वैसे रहता है ना। तो ये अगर क्या हो ये घूमे नहीं तो संतुलन की स्थिति में है। यहाँ पर मतलब इस चारों को इतना बैलेंस करना है कि धारामापी में कोई विक्षेप ना हो, मतलब अपने जगह से हिले ना, तो कैसी स्थिति पर है वो संतुलन की, तो इसमें कैसी स्थिति पर होना चाहिए, इसको संतुलन की स्थिति पर होना चाहिए। तो जब धारामापी संतुलन की स्थिति पर होता है
तो इसमें जो प्रतिरोध होता है, संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात जो है बराबर होते हैं। संलग्न मतलब P Q, संलग्न का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये है, अब ये क्या हो जाएगा, ये दोनों भुजा, ये A और ये B, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, संलग्न, जिसमें से एक कोण क्या होता है, एक बिंदु क्या हो, उभयनिष्ठ हो, एक बिंदु क्या होता है, उभयनिष्ठ, तो क्या है, संलग्न, मतलब एक के बाद एक, जस्ट इसके लाइन से। और ये वाला क्या होता है, सम्मुख होगा, ये वाला क्या होगा, सम्मुख होगा, और इसको क्या बोलेंगे, संलग्न, जो आपस में क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर इसमें होता क्या है कि संलग्न मतलब ये हो जाएगा P, इसका सिद्धांत क्या है, ये जो P और Q आपस में क्या है, संलग्न, तो P अपान में Q इक्वल में R अपान में S, ये इसका क्या है, सिद्धांत है। तो P Q R S क्या है, प्रतिरोध है, तो उसमें से क्या करना है, प्रतिरोध का मान निकालना है। तो किसी मतलब इसमें 3 का मान पता होगा तो 1 का मान निकाल सकते हैं। अब उसके लिए उपकरण है मीटर सेतु, अलग से आगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें क्या हुआ, एक चतुर्भुज में ABCD क्या है, चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों भुजा पर एक एक क्या है, प्रतिरोध है, क्या क्या प्रतिरोध है, P Q R S, ठीक है। अब उसमें एक विकर्ण पर क्या जुड़ा हुआ है, धारामापी, कौन सी विकर्ण पर, BD विकर्ण पर धारामापी क्या है, G, और वहां पर कुंजी क्या है, K1। उसके बाद AC विकर्ण पर क्या जुड़ा है, E बैटरी और K2 कुंजी। हम लोगों को चारों प्रतिरोध को कैसे समायोजित करना है, कि इसका जो चारों प्रतिरोध को इस तरह समायोजित करें कि इसका धारामापी में विक्षेप क्या हो, शून्य हो, मतलब एक ऐसी स्थिति पर है, संतुलन की स्थिति पर है। तो संतुलन की स्थिति पर है तो इसका जो संगत प्रतिरोध के अनुपात आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दो संगत प्रतिरोध, ये दो संगत प्रतिरोध और ये दो संगत प्रतिरोध, तो ये क्या है, अनुपात है, आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अब ये हम लोग इसमें सिद्धांत है, अगला इसका व्यंजक है, कल पढ़ेंगे। आए समझ में, मैं थ्योरी को लिख रही, चलो लिख लोगे, चलो लिख ही देती हूँ क्या आता है। ABCD चतुर्भुज में 4 प्रतिरोध, एरो सही लगाना ना, कल का ये डायग्राम फिर से बनेगा। 4 प्रतिरोध P Q R S है, विकर्ण BD पर धारामापी G तथा K1 कुंजी, विकर्ण AC पर क्या है, E बैटरी तथा K2 कुंजी। चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करना है कि धारामापी का विक्षेप शून्य हो। यही इसका ना सिद्धांत है ना, P अपान में Q इक्वल में R अपान में S। संलग्न प्रतिरोध, तो P और Q आपस में संलग्न है,
और आर और एस आपस में संलग्न है, तो इनका अनुपात ही आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आए समझ में? अब ये सिद्धांत पूछा जाएगा तो इतना को लिखना है आप लोगों को।